Hello everyone, welcome again to my YouTube channel. I am Prity Singh, your educator, and today I am going to discuss a very important topic of Indian polity, that is the Directive Principles of State Policy. This topic is very important from the perspective of prelims because if you are looking towards the previous year question, you will be finding that they are asking questions that correct this statement. Is this included in fundamental rights or fundamental duties or DPSP? So I have already completed about fundamental rights and fundamental duties, and today we are going to discuss about this DPSP. So before we continue, here's a small announcement, dear students. For getting the PDF of my lectures and asking your doubts or queries related to my lectures, you can join my Telegram channel. You will be getting Telegram link from description box. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं DPSP, जिसमें हम लोग जानेंगे कि स्टेट की क्या क्या ड्यूटीज है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में जब फंडामेंटल ड्यूटीज देख रहे थे तो वहां पे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है it was not originally incorporated in constitution, but if I'm talking about DPSP, it is originally incorporated in the constitution of India. So आखिर स्टेट की ड्यूटी क्या है, कौन कौन से आर्टिकल से कौन से पार्ट में आता है, इस सब के बारे में डिटेल करेंगे. So without any wasting any time, let's continue our topic. And before we continue, don't forget to press the bell icon for getting the notification of upcoming videos. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है DPSP. सबसे पहले मैं बता दूं कि व्हाट इज इट. बेसिकली ये जो आपका DPSP है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको मैं शॉर्ट में आपको DPSP बोलूँगी. सो ये बात करता है एक आइडियल पॉलिसी की जिसको स्टेट को फॉलो करना होता है, सिटीजन्स को नहीं. वो स्टेट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन एक इंस्ट्रक्शन होता है कि आपको क्या क्या फॉलो करना है, आपको सिटीजन्स के लिए क्या क्या करना है. तो इसके बारे में सिंपल में डिस्कस करता है. इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कौन से पार्ट में इंक्लूडेड है? पार्ट 4. पार्ट 3 हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट्स. पार्ट 4 क्या है? DPSP. एंड पार्ट 4 एक क्या है हमारा? फंडामेंटल ड्यूटीज. ये कितने आर्टिकल के बीच में आता है? आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 जो है, इट टॉक्स अबाउट DPSP. हम लोग एक एक आर्टिकल देखेंगे, 36, 37, 51 तक हम लोग देखेंगे. ऑल्सो हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पार्ट को कहीं ना कहीं से लिए है. तो ये जो हमारा DPSP है बेसिकली हम लोग इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं, और इरिस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इटसेल्फ बोरो किया है अपना बेसिकली DPSP फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यू शुड नो कि हम लोग तो इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, बट खुद इरिस कॉन्स्टिट्यूशन भी किससे लिया है? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, व्हाट ही सेड कि जो ये आपका फंडामेंटल राइट्स है या फंडामेंटल ड्यूटीज है, इवन अगर बात फंडामेंटल राइट्स से या आपका DPSP है, इट इज़ अ नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेट दिए इसके DPSP की तरफ. उन्होंने कहा इट इज़ नोवेल फीचर. एंड अगर आप बात करते हैं ग्रेविन ऑस्टिन के द्वारा, तो उन्होंने बताया कि जो आपका फंडामेंटल राइट्स है या फंडामेंटल या आपका DPSP है, दीज आर द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉन्साइंस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ये दोनों जो आपका DPSP है और फंडामेंटल राइट्स है, इन दोनों को जब आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रीएम्बल को कैसे अफेक्ट करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को कैसे अफेक्ट करते हैं. लाइक आपको पता है लिबर्टी के बारे में, इक्वालिटी, जस्टिस. आप फंडामेंटल राइट्स और DPSP को देख के जज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये किस तरह से दोनों जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी होती है, जो आइडियोलॉजी है, उसको कैसे वो लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ऑल्सो द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल राइट्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन का सोल बोला जाता है, वाइल DPSP को भी कॉन्स्टिट्यूशन का सोल बोला जाता है. तो ये बात आता है कि किसके द्वारा रेकमेंड किया गया था. सो इट वाज रेकमेंड और इट वाज द प्रपोजल ऑफ द सेप्रो कमेटी इन 1944 टू 1945. ये सेप्रो कमेटी द्वारा इसके बारे में DPSP के बारे में रिकमेंड किया गया. बताया गया कि स्टेट को कुछ ड्यूटी, स्टेट की भी कुछ ड्यूटी होती है. सिटीजन्स के उस वक्त तो ड्यूटीज़ के बारे में नहीं बात की गई थी, बट स्टेट के बारे में बात किया गया था. बोला गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो तो सिटीजन्स के लिए पास है, तो स्टेट की भी कुछ ड्यूटी है, कुछ उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि उसे ये फॉलो करना पड़ता है. तो हम लोग देखते हैं कि आखिर इसके DPSP के बिहाइंड सैंक्शंस क्या है. तो सबसे पहले VN राव ने इसको बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडवाइस दी उन्होंने, एक तरह से ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइसर. उन्होंने रेकमेंड किया कि हर एक इंडिविजुअल के जो राइट्स होने चाहिए वो दो कैटेगरी में डिवाइड होने चाहिए. एक तो वो राइट जो कि जस्टिसिएबल हो और दूसरा जो कि नॉन जस्टिसिएबल हो.
और ये फाइनली उनका ये जो प्रपोजल था कि एक राइट जस्टिसिएबल हो और एक राइट जो है हमारा नॉन जस्टिसिएबल हो, उसको ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। तो अब बात आता है कि विच राइट इज जस्टिसिएबल एंड विच राइट इज नॉन जस्टिसिएबल। तो जो आपका फंडामेंटल राइट है, दैट इज पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 to 35, दैट इज द जस्टिसिएबल राइट ऑफ इंडिविजुअल। एंड आर्टिकल 35 to 56, article 36 to 51 is the non justiciable right, that is the DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है और डीपीएसपी किस में, पार्ट 4 में है। तो उन्होंने क्या बोला, जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे, कि डीपीएसपी जो है इट इज नॉन जस्टिसिएबल। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई इट इज नॉन जस्टिसिएबल, व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। तो अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें तो मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या है, ये बात करता है आपके जो फंडामेंटल राइट्स है दैट इज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका आपका जो फंडामेंटल राइट्स अगर उसको कोई भी वायलेट करता है, सो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। बट ऐसा जो आपका केस है डीपीएसपी के केस में नहीं है। तो इसके लिए इसको नॉन जस्टिसिएबल बोलने का कारण ये था, और ये लीगली इन्फोर्सिबल कोर्ट में नहीं है। तो इसका सबसे पहला रीज़न था कि उस वक्त जब हमें इंडिपेंडेंट मिली, उस टाइम हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थे दैट वर नॉट सफिशिएंट टू इम्प्लीमेंट देम। इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं था कि अगर कोई आपका जो स्टेट जो है फॉलो नहीं कर रही है इसकी अपनी ड्यूटी, डीपीएसपी के अनुसार नहीं चल रही है, सो उसके लिए आप पनिश कर सकते हैं या यू कैन गो टू द कोर्ट। वाई? बिकॉज उस वक्त स्टेट के पास और कंट्री के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे। ऑल्सो सेकेंड रीजन उन्होंने बताया कि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस है, क्योंकि उस वक्त हमें इंडिपेंडेंस मिली थी एंड दैट टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर ईच स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस, एंड दैट्स वाई उन्होंने बोला कि इट इज़ नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। थर्ड उन्होंने रीज़न बताया कि वाई इट इज़ नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, बिकॉज जैसे ही हमें इंडिपेंडेंट मिला था उसमें बहुत से इंडियन स्टेट्स जो थे वो नए नए इमर्ज हुए थे। तो जब वो नए नए इमर्ज हुए थे तो हम डायरेक्टली उन पर बर्डन नहीं दे सकते थे कि आपको ये जो ड्यूटी है, आपको लोगों को ऐसे कंपलसरी आपको एजुकेशन देना होगा, या जो भी आपके डीपीएस में जो आपके आर्टिकल्स हैं वो सारी फॉलो करने पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो तो तुरंत ही न्यू इंडिपेंडेंट थे ना। तो एट दैट टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रेस देम और फोर्स देम कि नहीं आप ये सारे ड्यूटीज जो है फॉलो कीजिए। इस बेसिस पे उन्होंने बोला कि जो डीपीएसपी इट इज नॉन जस्टिसेबल और फंडामेंटल राइट्स जो है इट इज जस्टिसेबल, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटेड है ईच एंड एवरी सिटीजन्स को। और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारे फंडामेंटल लॉ ऑफ कंट्री के द्वारा ग्रांटेड है तो दैट्स वाई इट इज जस्टिसेबल ना, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है। तो दिस इज द सैंक्शन बिहाइंड डीपीएसपी। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डीपीएसपी। सबसे पहले डीपीएससी को आपको मतलब डीपीएसपी जो है इसका सिंपली मतलब क्या होता है, ये जो है एक आइडियल है जो कि स्टेट को बोलता है कि आपको कुछ आप मतलब स्टेट को एक रूल्स एंड रेगुलेशन और इंस्ट्रक्शन देता है, इवन लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, उनको रेकमेंड करता है, उनको इशारा करता है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट। और ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है इट वॉज ऑलरेडी इन्यूमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मीन्स हमें इंडिपेंडेंट नहीं मिला था तभी से ही स्टेट को मतलब आर्टिकल आप बात कर सकते हो, जो हमारा एक्ट था दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहाँ से ये स्टेट को इंस्ट्रक्शन मिलने शुरू हो गए थे। और अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तब से भी हमें दिखता है कि हम लोग इसको फॉलो करने लगे। दैट्स वाई इट इज़ द वेरी इट कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स। वाई दे आर टॉकिंग अबाउट इंस्ट्रक्शन, स्टेट को इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, दैट्स वाई दे आर कवरिंग इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम। अगर आप बात करें तो पॉलिटिकल सेंस में आप देखेंगे कि इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकली बट इट वॉज बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। मतलब उनका जो एम था डीपीएसपी इस्टेब्लिश करने का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करने का, उसका मतलब यही था कि प्रोवाइड अ हाई आइडियल ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और ये जितने भी टर्म्स है हमें पता है कि ये हमारे प्रियम्बल को रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे प्रियम्बल में इनकॉर्पोरेटेड है। तो वी कैन से कि जो डीपीएसपी है इट इज़ बेसिकली इट आउटलाइंस द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये भी तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के बारे में बात कर रहे हैं ना।
एंड ऑल्सो दे सिक्स टू स्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। वो वेलफेयर कंट्री के बारे में बात करते हैं। अगर आप डीपीएसपी के जो जितने आर्टिकल्स है वहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करते हैं, ना कि पॉलिसी स्टेट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे कॉलोनियल एरा में एग्जिस्ट करता था। और फीचर्स की बात करें तो हमें पता है कि इट इज़ नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। एंड वाई इट इज़ नॉन जस्टिसेबल नेचर, यहाँ पे मैंने आपको 3 पॉइंट्स ऑलरेडी दे दिए हैं। सो हमें पता है कि इट इज़ नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, बट इसके बावजूद भी आपको पता चलेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 37 कि ये जो आपका डीपीएसपी है, जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, इट इज़ फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। व्हाट दे आर सेइंग कि भले ही ये नॉन जस्टिसेबल है बट फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट, एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। ये स्टेट की ड्यूटी है कि इन सारे प्रिंसिपल को अप्लाई करें फॉर मेकिंग एनी लॉज। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दैट्स वाई नॉन जस्टिसेबल होने के बावजूद भी इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा ही है। क्यों? क्योंकि इट इज़ फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द state or governance of the country, and also it helps the court in examining and determining the constitutional validity of the law। जैसे कि ये कोर्ट को, ये यहाँ पे आप देखेंगे ना, कोर्ट को ये पावर देता है कि हाँ आप देखिए कि जो लॉ बना रहा है, जो भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हो रहे हैं, वो कोई भी मतलब दे आर नॉट वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स वाई it helps in examine and determining the constitutional validity of the law। this is the feature। यहाँ पे देख सकते हैं कि डीपीएसपी का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फंडामेंटल राइट्स तो भले ही जस्टिसेबल है बट इट इज़ नॉट जस्टिसेबल इन नेचर, बट इट इज़ फंडामेंटल in the governance of the country। Now if I'm talking about its classification, so it is classified into three parts। but अगर आप देखें ना तो ओरिजिनली ये क्लासीफाई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं हुआ है। हम लोग इसके जो कंटेंट है, जो डायरेक्शन है, उस बेसिस पे इसको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किए हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो यहाँ पे कौन कौन से आर्टिकल जो है सोशलिस्ट प्रोस्पेक्टिव को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से जो आर्टिकल है वो गांधीयन प्रोस्पेक्टिव को अफेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सोशलिस्ट प्रिंसिपल। बेसिकली जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है, ये पूरी तरह से जो सोशलिज्म प्रोस्पेक्टिव, जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी, उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। ये सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करते हैं, एंड दैट्स वाई दे लाइड डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट। एंड व्हाट देयर एम, उनका एम ये है कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड की जाए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। सो व्हाट दे डायरेक्ट टू द स्टेट को क्या डायरेक्ट करते हैं? पहला उनका वो बोलता है अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट प्रिंसिपल का जो पहला आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 38। बेसिकली आर्टिकल 36 जो है वो सेम डेफिनेशन देता है स्टेट का, जैसे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 डिफाइन करता था। और आर्टिकल 37 जो था वो आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे देखेंगे क्या बोलता है आर्टिकल 37 कि इट इज़ नॉन जस्टिसेबल इन नेचर बट इट इज़ द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आर्टिकल 38 जो है बेसिकली इट टॉक्स अबाउट, इट डायरेक्ट्स द स्टेट to promote the welfare of the people by securing a social order permitted by the social, economic and political justice, and also it talks about minimizing inequality in income, status, facilities and opportunities। वो जो इनकम स्टेटस है या फैसिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करने की बात करते हैं। सो दैट इज आर्टिकल 38। दूसरा, ये स्टेट को क्या डायरेक्ट करते हैं? टू सिक्योर द राइट ऑफ एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन्स and also equitable distribution of material resources to all people, prevention of concentration of wealth and means of production in fewer hand। मतलब जो अमीर इंसान है उनके हाथ में जो पावर, जो वेल्थ है या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसका कंसंट्रेशन ना हो, इसके लिए भी वो बात करता है। एंड ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एज वेल एज वोमेन, preservation of the health and strength of the workers and children against possible abuse। And finally last is the means article 39 clause F is opportunity for healthy development of children। so ये जो आपका है बेसिकली आर्टिकल 39 है, जो कि इसमें डिफरेंट आपके F तक, ए टू लेके F तक पॉइंट्स है कि ये क्या क्या बोलते हैं। ये स्टेट को डायरेक्ट करते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे अगर आप आर्टिकल 39A देखें तो इट्स टॉक अबाउट टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड लीगल एड टू द पुअर। जो गरीब लोग हैं, जो लीगल एड अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको जस्टिस दिलाने के लिए उनको लीगल एड प्रोवाइड करे। दैट इज आर्टिकल 39A। इट ऑल्सो कम अंडर द सोशलिस्ट प्रिंसिपल। व्हाट आर्टिकल 41 says? आर्टिकल 41 says about to secure the right to work,
to education and to public assistance in any case of unemployment, old age, sickness and disability। उस वक्त उन्हें ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट ना मिले, जब सिचुएशन है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, जब वो ओल्ड हो चुके हैं, जब वो सिक हो चुके हैं, जब डिसेबल हो गए, तो उन्हें भी राइट होना चाहिए, उन्हें उनकी राइट जो है, राइट टू वर्क नहीं छीनना चाहिए, ना उनको एजुकेशन करना, ना पब्लिक असिस्टेंस, उन्हें इन सारी चीज़ों से सिक्योर करना चाहिए। दैट इज आर्टिकल 41। What Article 42 says is talk about to make provision for just and human condition for work and maternity relief. What Article 43 says, it talks about to secure a living wage. What Article 43 is talk about, it talks about to take a step to secure the participation of workers in the management of industries. What Article 47 says, it talks about to raise the level of nutrition and the standard of living एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये जितनी चीज़ें बात कर रहे हैं आर्टिकल लेके, आर्टिकल 38 है, 39 है, 39A है, 41, 42, 43, 43A एंड 47 है, ये कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट की तरफ फोकस कर रहे हैं। दैट्स वाई हम लोग इनको बोले हैं कि ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, इसलिए हम लोग इनको एक अलग क्लासिफिकेशन दिए हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो है गांधीयन प्रिंसिपल। बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है, इट इज़ बेस्ड ऑन द गांधीयन आइडियोलॉजी, और गांधी जी जो नेशनल मूवमेंट की तरफ जो भी अपना इंस्ट्रक्शन देते थे स्टेट को, या जो करने को बोलते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हाट दे से कि द स्टेट, ये स्टेट को क्या बोलते हैं कि दे रिक्वायर द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडोर देम विद द नेसेसरी पावर, उन्हें कुछ पावर देना चाहिए, एंड ऑल्सो जो अथॉरिटी है उनको इनेबल करना चाहिए फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। दैट इज आर्टिकल 40। What Article 43 talk about? It talks about cooperation, मीन्स जो प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में बात करता है, और ये गांधी जी का प्रोस्पेक्टिव था। ऑल्सो आर्टिकल 43 इट टॉक्स अबाउट प्रमोशन ऑफ वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। What Article 46 says, it talks about the promotion of the educational and economic interest of STs and other weaker section. What Article 47 says, it talks about provision of intoxicating drinks, जो कि गांधी जी का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। वो चाहते थे कि जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है उनको प्रोहिबिट किया जाए, साथ साथ में उसके वजह से, क्योंकि पता है ड्रग्स लेने से इंजरीज होती है हेल्थ से, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो बात करते थे। तो इट इज़ ऑल्सो अ फंड DPSP, दैट इज आर्टिकल 47। व्हाट इज आर्टिकल 48? इट टॉक्स अबाउट टू प्रोहिबिट स्लॉटर्स ऑफ काउज को मारना, क्लैप्स करना, ये सारी चीज़ें जो है आर्टिकल 48 थी। तो ये गांधी जी का पर्सपेक्टिव था। दैट्स वाई इट इंक्लूडेड इन द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द DPSP। नाउ थर्ड इज द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। सो ये जो पर्सपेक्टिव है, ये लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी को अफेक्ट करता है। एंड व्हाट दे डायरेक्ट द स्टेट, सबसे पहले बोलते हैं कि टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट इज आर्टिकल 44। What Article 45 says, that is a very important article I think in DPSP, क्योंकि ये जो आर्टिकल 40A5 है, इट टॉक्स अबाउट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस अंटिल द एज ऑफ 6 एज। जब तक उनकी एज 6 तक नहीं हो जाती, उसके बाद से उन्हें चाइल्ड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करना ये स्टेट की ड्यूटी है। एंड आर्टिकल 48 टॉक्स अबाउट एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। What Article 48A, it talks about to protect and improve the situation of environment and safeguard the forest and wildlife. That is also important, क्योंकि यहाँ पे लिबरलिज्म के प्रोस्पेक्टिव को देख रहे हैं। What Article 49 talk about? 49 talk about protect monuments, places, objects, ये स्टेट को डायरेक्ट कर रहे हैं। वैसे आर्टिकल 50 की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट टू सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। एंड फाइनली आर्टिकल 51 सेज अबाउट to promote international peace and security and maintain just and honorable relation between the state। ये इंटरनेशनल पीस के बारे में बात करते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, पीस मेंटेन करना बिटवीन द टू स्टेट्स, एंड ऑल्सो टू रेस्पेक्ट द एंड टू फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस एंड टू इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। मतलब इंटरनेशनल रिलेशन जो होते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी मेंटेन करना, वहाँ पे पीस मेंटेन करना, ये भी हमारे DPSP का पार्ट है। एंड इट इज़ द बेसिकली आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल्स। सो लिबरल्स के पर्सपेक्टिव है, दैट इज आर्टिकल 51। तो यहाँ पे हम 3 क्लासिफिकेशन देखें।
अब हम देखते हैं कि आखिर आपके मतलब हमारे यहाँ ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखें तो बहुत कम डीपीएसपी थे, कुछ डीपीएसपी थे कुछ नहीं थे। तो विद द टाइम टू टाइम जब अमेंडमेंट्स हुए तो बहुत सी डीपीएसपी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए। तो अकॉर्डिंग टू 42nd अमेंडमेंट एक्ट चार डीपीएसपी ऐड हुए, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43 एंड आर्टिकल 43A एंड आर्टिकल 48A। बेसिकली ये जो चारों थे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कब ऐड हुए थे? बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं तो आर्टिकल 44 अमेंडमेंट एक्ट। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 44 अमेंडमेंट एक्ट, वन मोर डीपीएसपी वाज एडेड। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सो आर्टिकल 44 अकॉर्डिंग टू 44th अमेंडमेंट एक्ट आपका आर्टिकल 38 हुआ। वैसे आपका जब 97th अमेंडमेंट हुआ 2011 में, तो एक और डीपीएसपी आपकी ऐड हुई, दैट वाज द 43B, जिसके बारे में हम इन सब आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग डिफरेंट क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे। तो व्हाट हैपेंड इन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर था आर्टिकल 45 का, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि राइट टू एजुकेशन जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है। और यहाँ पे बात करते हैं कि स्टेट को भी डायरेक्ट करते हैं कि स्टेट को भी जो भी चिल्ड्रन हैं उनको 6 to 14 उनको क्या मिलना चाहिए? कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए। सो व्हाट हैपेंड बाय 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 कि उनका जो आपका मैटर सब्जेक्ट मैटर था आर्टिकल 45 का, जो कि बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन है, वो फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21A के अंडर आ गया। एंड दैट अमेंडमेंट वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि यहाँ पे स्टेट जो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोवाइड करना उसका कंपल्सरी है, एंड साथ साथ में पेरेंट्स जो है उनको भी फोकस करना चाहिए इस पर। सो दैट वॉज द न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये सारी जो थी बेसिकली 4, 1, 5, 1, 6 जो आपके थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट के साथ ऐड किए गए। तो यहाँ पे अब आता है कि व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंट डीपीएसपी। फर्स्ट, इट हैज़ नो लीगल फोर्स, हम लोग अभी देखे थे। सेकेंड, इट इज़ इलॉजिकली अरेंज्ड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें पहले इसका क्लासिफिकेशन अच्छे से पता नहीं चला कि किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, बट हम लोग इसके कंटेंट को देख के इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। साथ में इट इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर एंड इट में प्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, क्योंकि कभी ये सेंटर को कुछ रेगुलेशन दे रहा है, कुछ स्टेट को रेगुलेशन दे रहा है, तो हो सकता है कि बीच बीच में कभी कन्फ्लिक्ट आ जाए। नाउ इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द कन्फ्लिक्ट बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी। हमें पता है कि एफआर जो है इट इज़ जस्टिसिएबल एंड जो आपका डीपीएसपी है इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। सो आपका जो ये फंडामेंटल राइट्स है बेसिकली इट टॉक्स अबाउट मोरल एप्लीकेशंस। वहीं आपका जो आपका फंडामेंटल राइट्स है इट टॉक्स अबाउट विश टू मतलब इट टॉक्स अबाउट सिंपली यू कैन से कि स्टेट के अगेंस्ट हमारे पास राइट मिले हैं। बट डीपीएसपी जो है इट टॉक्स अबाउट ऑब्लिगेशंस, मोरल एप्लीकेशंस टू द स्टेट। तो इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब डीपीएसपी सुपीरियर है या फंडामेंटल राइट सुपीरियर है। तो इसके लिए बहुत से केसेस आए। दैट फर्स्ट वॉज द चंपाकम दोरारजी रंजन केस। तो उस केस के अनुसार ये सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल्ड किया कि फंडामेंटल और डीपीएसपी जो है जब कन्फ्लिक्ट होगा तो जो फंडामेंटल राइट्स है इट विल प्रिवेल एंड डीपीएसपी जो है इट विल बी सब्सिट्यूट टू द फंडामेंटल राइट्स। ऑल्सो उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो पार्लियामेंट है जो भी फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट ला रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ला रही है, वो बेसिकली डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ला सकते हैं। उसके लिए रिजल्ट क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट बनाया, फिर उसके बाद से 4th अमेंडमेंट एक्ट बनाया, 7th अमेंडमेंट एक्ट बनाया। दैट वाज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या था? गोलकनाथ केस, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो पार्लियामेंट है इट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी। सो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट लाया, फिर 25th अमेंडमेंट एक्ट लाया, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये बताया कि जो आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो उसको कोई भी एब्रीज नहीं कर सकता है बाय इनेक्टिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि नो लॉ विच सिक्स टू इम्प्लीमेंट द सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C शैल बी अवॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फंडामेंटल राइट्स। ये उन्होंने गोलकनाथ केस में बताया। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू पुश policy shall be questioned in any grounds on the grounds that it does not give effect to such a policy. नेक्स्ट एक और केस आया, दैट वाज द केशवानंद भारती केस। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो सेकंड प्रोविजन है आर्टिकल 31 क्लॉज सी का, दैट वाज एडेड बाय 25 अमेंडमेंट एक्ट। सो गोलकनाथ केस के द्वारा जो आपका आर्टिकल 31 क्लॉज सी ऐड किया गया था,
तो उन्होंने बताया गया कि इट टर्म्स द प्रोविजन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर इट हैज द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ द 31 क्लॉज सी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वैलिड। सो आपका फर्स्ट क्लॉज जो है कंटिन्यू है, बट जो अगला क्लॉज था दैट वाज बेसिकली ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल, सो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर गया। तो उसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ कि 42nd अमेंडमेंट एक से आपका जो 31 आर्टिकल 31 का स्कोप जो था उसको एक्सटेंड किया गया। एंड फाइनली जो लास्ट केस है वो है मिनर्वा मिल केस। सो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 31 क्लॉज सी का एक्सटेंशन किया बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। दैट वो हमें पता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था कि आपका 25th अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था कि इसमें बहुत से प्रोविजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किए गए थे। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था इट डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वैलिड। एंड साथ समझते हैं इन्होंने डीपीएसपी को सबऑर्डिनेट बता दिया फंडामेंटल राइट्स से, जो कि पहले में भी जब आपका ये केस हुआ था दैट वाज द चंपाकम दोरारजी देसाई, यहाँ पे भी आपका सुपीरियर कौन था, डीपीएस। यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि फंडामेंटल राइट्स जो है इट इज सुपीरियर टू डीपीएसपी। ठीक, उन्होंने फाइनल जो केस आया दैट वाज द मिनर्वा मिल केस, वहाँ पे भी उन्होंने बताया कि जो डीपीएसपी है ये आपका सबऑर्डिनेट होगा, मीन्स फंडामेंटल राइट्स इज सुपीरियर। सो कॉन्स्टिट्यूशनल ने अलग अलग अपने व्यू दिए कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ कमिटमेंट ऑफ द सोशल रिवोल्यूशन। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट आपको ये याद रखना कि बार बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट दिए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट डीपीएसपी। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड। सो इसके कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं कि जो आपका प्रेजेंट सिचुएशन है विच इज सुपीरियर, फंडामेंटल राइट्स इज सुपीरियर, बट हमें पता है कि डीपीएसपी जो है इट कैन नॉट बी इन्फोर्स बट इट इज द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फंडामेंटल राइट्स को हम लोग चाहे तो अमेंड कर सकते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी, बट हमें ध्यान रखना होगा कि इट शुड नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Thank you so much everyone for watching my video. Don't forget to press the bell icon for getting the notification of upcoming videos.